लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा। मुझे ये बता दिया करो कि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ताकि लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड होता रहे लेटर ऑन, ताकि उसको शेयर किया जा सके। और इस तरह मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। अंडरस्टूड? So that's how your source can be। अब आपका जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं। डेस्टिनेशन या आपका रजिस्टर होगा या कोई मेमोरी लोकेशन होगी। अंडरस्टूड? जनरली असेंबली में हम मोस्टली रजिस्टर ही यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफन आप भी रजिस्टर ही यूज करोगे। योर डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी अ रजिस्टर। अब ये जो नमोनिक्स हैं, जब एक कंपाइलर में जब हम इसको किसी कंपाइलर में पुट करते हैं और वहाँ पर जब इसको हम कंपाइल करते हैं, तो ये जो नमोनिक्स होती हैं ये एक आप कोड जनरेट करता है। क्योंकि मशीन को मूव का पता नहीं है कि मूव इंस्ट्रक्शन क्या है, मशीन को ऐड का भी पता नहीं है कि ऐड इंस्ट्रक्शन क्या है। मशीन डज नॉट नो मूव एंड ऐड। मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वन। तो वो जो आपका ट्रांसलेटर होता है, जो भी कंपाइलर होता है, वो इन नमोनिक्स के अगेंस्ट एक आप कोड जनरेट करता है। आप कोड बेसिकली होता है ऑपरेशन कोड। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेट करवाएगी, मशीन फिर उसको वो ट्रांसलेट करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा देती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं लेबल्स। लेबल्स जो हैं, जस्ट लाइक इन योर सी लैंग्वेज, सी लेवल जो आपकी लैंग्वेज है, जिस तरह आपके फंक्शंस होते हैं कि आप किसी एक लोकेशन से जंप करते हो किसी दूसरी लोकेशन पे, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो मेन के अंदर, तो सेम लेबल्स असेंबली में फंक्शन का काम करते हैं। अंडरस्टूड? जनरल उसकी डिस्क्रिप्शन है, द लेबल फील्ड्स अलाउज द प्रोग्राम टू रेफर टू अ लाइन ऑफ कोड बाय नेम। कि अगर आप इस लाइन ऑफ कोड से जंप करके यहाँ पर आना चाहते हो, तो हाउ यू कैन कम फ्रॉम दिस प्लेस टू हेयर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा। और उस लेबल के लिए एक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है, एस जंप। अंडरस्टूड? इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। दो तरह की जंप्स होती हैं, शॉर्ट जंप और लॉन्ग जंप। अब एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट, मीन असेंबली का ये फायदा है कि ये नोमोनिक्स इज इजी टू रिमेंबर। एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट एंड JMP स्टैंड्स फॉर जंप। अंडरस्टूड? बट इनकी डिटेल्स हम लेटर ऑन स्टेजेस में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। तो ये आपका असेंबली जो आर्किटेक्चर है, उसका आर्किटेक्चर है कि इसकी 4 फील्ड्स होती हैं। लेबल्स, वेरी ऑफन यूज, ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। नमोनिक्स, हर इंस्ट्रक्शन में नमोनिक्स इस्तेमाल होता है, तो वाइडली यूज। ऑपरेंड्स, वाइडली यूज। कमेंट, जर्नली जिस तरह हम कहते हैं ना कि हस्बे जायका, तो जो कमेंट्स हैं वो आपके हस्बे जायका है, बेस्ड ऑन योर नीड। इफ यू वांट टू ऐड द कमेंट्स यू कैन ऐड, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। जो असेंबली लैंग्वेज में मैंडेटरी हैं वो ये 3 चीजें हैं, लेबल, निमोनिक्स और ऑपरेंड। लेबल जो है वेरी ऑफन यूज इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जब आपने किसी प्रोग्राम की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है, सडन जंप देना होता है, तो वहां पर लेबल इस्तेमाल होता है। अदरवाइज जो मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर है 8051 का, वो ये निमोनिक्स और ये ऑपरेंड है। अंडरस्टूड जी? तो ये आपके असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। सर प्रीवियस स्लाइड एक मिनट कीजिएगा। जी बेटा। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड कीजिए। हाँ। सर ये जो आपने ये जो हाईलाइट हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मेमोनिक्स प्रोड्यूस ऑप कोड्स, सर ये मूव ए कॉमा #0 लिखा हुआ है, सर इसका क्या मतलब होगा? सर ऊपर तो वो आप कह रहे थे रजिस्टर्स में मूव होंगे, लेकिन इधर तो सिर्फ एक हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है ए। हेक्सा नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसके आगे एच नहीं है। अगर एच नहीं है इट मींस ये एक डेसिमल वैल्यू है। अंडरस्टूड? मैंने आपको बोला सही जो है, जो सोर्स रजिस्टर है, जो सोर्स है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। सही है सर। अंडरस्टूड? वो या कोई रजिस्टर हो सकता है, या वो कोई मेमोरी का एड्रेस हो सकता है जहां से आपने वो वैल्यू उठानी होगी। लेकिन डेस्टिनेशन ऑलवेज एक रजिस्टर होगा। तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा रजिस्टर है? मूव ए। इट्स मीन ए आपकी डेस्टिनेशन है। सही है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये H25H और H34H सर ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में। चलिए थैंक यू सर।
ये देखो जी, दैट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द मूव इंस्ट्रक्शन। अब ये देख लो जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। इफ यू लुक एट द टॉप, अगर आप टॉप पे देखो इसको, तो मूव, देन यू हैव अ डेस्टिनेशन, देन यू हैव अ सोर्स। अंडरस्टूड? अब मूव की उसमें डेफिनेशन क्या बताई गई है कि द इंस्ट्रक्शन टेल्स द सीपीयू टू मूव इन रियलिटी कॉपी द सोर्स ऑपरेंड्स टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। मतलब कि मूव की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि सोर्स रजिस्टर से या सोर्स की कोई भी वैल्यू है उसको कॉपी कर देती है डेस्टिनेशन रजिस्टर में। तो अब अगर नीचे हम इंस्ट्रक्शन देखें, मूव ए कॉमा हैशटैग 55H, अब ये करेगा क्या कि रजिस्टर ए जो कि डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें 55H, H स्टैंड्स फॉर हेक्सल वैल्यू, उसको कॉपी कर देगा। अब ये जो हैश टैग है, अगर आप ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो सिग्निफाइज दैट इट इज अ वैल्यू। जब भी किसी इंस्ट्रक्शन में हैश टैग लग जाएगा किसी भी वैल्यू से पहले, तो इट्स मीन्स वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू तीन किस्म की हो सकती है, हेक्स वैल्यू हो सकती है, बाइनरी वैल्यू हो सकती है, और डेसिमल वैल्यू हो सकती है। और अगर आप ये हैश टैग इस्तेमाल नहीं करते, लेट सपोज ये हैश टैग इस्तेमाल हम नहीं करते और हमारी इंस्ट्रक्शन सिंपल है, मूव ए कामा 55H, तो अब विदाउट हैश टैग दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एड्रेस। सीपीयू ये समझेगा विदाउट हैश टैग कि ये 55H रैम की लोकेशन में कोई एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, लेट सपोज वो 55H पे 10 पड़ा हुआ है, तो वो आपने रजिस्टर ए में मूव कर देना है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द हैश टैग। सॉरी। अगेन, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव की, मूव R0A। अब अगर आप देखें, अब आपका जो सोर्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होने की बजाय एक रजिस्टर है, और वो रजिस्टर आपका क्या है, रजिस्टर ए। अब आपका सोर्स क्या है, रजिस्टर ए है जो सोर्स है, और डेस्टिनेशन रजिस्टर आपका क्या है, जिसमें ए की वैल्यू कॉपी हो रही है, वो R0 है। मैथमेटिकली इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है कि R0 इक्वल्स टू ए। अब अगर हम इन दो इंस्ट्रक्शंस का खुलासा बयान करें या इसका सीडो कोड लिखें, तो मूव ए कामा हैश टैग 55H का मतलब क्या है कि आपने, एक मिनट बेटा, आपने रजिस्टर ए में 55H कॉपी कर दिया। फिर अगर दूसरी इंस्ट्रक्शंस को देखें, दूसरी इंस्ट्रक्शन को देखें, तो अब दूसरी इंस्ट्रक्शन का सीडो कोड ये है कि आपने R0 को वैल्यू ऑफ रजिस्टर ए असाइन कर दिया। अब रजिस्टर ए में क्या वैल्यू है, 55H, तो इट्स मीन R0 में भी 55H आ गया। जी बेटा, जिसने है, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया था। किसने हैंड सर रेस? मैं सर मैं ये पूछ रहा सर, ये MOV सर हमने मूव लिखा हुआ है ना, जी जी। इसकी जगह सर हम अगर लेफ्ट और राइट करेंगे तो सर वो भी हो सकता है? नहीं बेटा, ये प्री डिफाइंड है। प्रोसेसर के अंदर इन इंस्ट्रक्शंस का आप कोड प्री डिफाइंड है। आप अगर कोई और इंस्ट्रक्शन डिफाइन करेंगे तो वो उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, वो उसमें एरर जनरेट करेगा, क्योंकि उसको उस इंस्ट्रक्शन का आप कोड ही नहीं पता। मूव के अगेंस्ट जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसको उसका आप कोड पता होता है। आप अगर लेफ्ट और राइट करेंगे तो उसका आप कोड उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना प्रोसेसर और उसका इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सर आर्डिनो में जो है सर, उसमें तो सर वो चेंज कर सकते हैं ना? बेटा वो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो जब आप सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो तब हम उधर देख सकते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। अंडरस्टूड? सी लेवल लैंग्वेज में वो मेमोरी के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, आपका कंपाइलर ही बैक एंड पे सारा काम कर रहा होता है। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, now comes your third instruction, move R1A.
अगेन यू हैव टू कॉपी द कंटेंट ऑफ योर सोर्स रजिस्टर, जो कि रजिस्टर ए है, किस में कॉपी कर रहे हैं, R1 में। साथ साथ अगर आप उसके कमेंट्स पढ़ें तो कमेंट्स भी वेरी इजी है। कॉपी कंटेंट्स ऑफ ए इनटू R1। नाउ A1 A इज इक्वल टू R0 इक्वल टू R1 मीन्स अब A की जो वैल्यू है वो आपने रजिस्टर R0 R1 R2 में पेस्ट कर दिए। सिमिलरली थर्ड इंस्ट्रक्शन है मूव R3 कामा, अब हैशटैग आ गया है तो हैशटैग सिग्निफाइज कर रहा है किस चीज़ को, कि ये एक वैल्यू है। अब नेक्स्ट है 95 है। अब ये 95 क्या है, ये 95 एक डेसिमल वैल्यू है या हेक्स, तो ये h डिफाइन कर रहा है कि जो 95 है ये एक हेक्स वैल्यू है। अंडरस्टूड। और एट द एंड हमने सिंपल क्या कर दिया कि R3 की वैल्यू को रजिस्टर ए में मूव कर दिया, तो अब रजिस्टर ए में 55H नहीं होगा बल्कि 95H होगा। तो दैट्स हाउ योर मूव इंस्ट्रक्शन वर्क्स। मूव इंस्ट्रक्शन बेसिकली करती क्या है कि कॉपी द कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर इनटू द डेस्टिनेशन रजिस्टर, या कॉपी अ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू टू अ डेस्टिनेशन रजिस्टर। ये दो काम है जो उसके वो मूव इंस्ट्रक्शन कर सकती है। उसके बाद अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जब भी हैशटैग वैल्यू आ जाएगा तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो वैल्यू है डेसिमल भी हो सकती है और हेक्स भी हो सकती है। उसके बाद एक चीज़ वो एडिशनल बता रहा है कि जब आप हेक्स में नंबर से निकल के करेक्टर पॉइंट पे आ जाएंगे, मीन जैसे डेसिमल अगर 10 हो तो हेक्स में उसका जो इक्विवेलेंट है वो A बनता है, 11 का B, 12 का C एंड अप टू 15 जिसका इक्विवेलेंट जो है वो F होता है। तो एक चीज़ एडिशनल वो बता रहा है कि जब आपकी जो फर्स्ट मोस्ट वैल्यू है किसी भी हेक्सन नंबर की जब वो शिफ्ट कर जाएगी इनटू करेक्टर मीन A B C D E F में then you should have to use a value of 0 at the start. Understood? तो ये जस्ट उसकी अपनी एक इंस्ट्रक्शन साइंटिक्स है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एस कि जब भी हम हेक्स वैल्यू में ट्रीट कर रहे हो और फर्स्ट जो 4 बिट्स हैं उस 8 बिट डेटा की अगर वो करेक्टर की शक्ल में आ जाती है मीन A B C D E F की शक्ल में, then we have to add an extra 0. अंडरस्टूड। जनरली अगर हम इसको देखें तो 0 F और 9 ये अब 12 बिट का इंस्ट्रक्शन बन जाती है, क्योंकि हेक्स में जो एक नंबर है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 बिट्स फॉर 9, 4 बिट्स फॉर F एंड 4 बिट्स फॉर दैट 0, तो ये 12 बिट है। जबकि हमने आज स्टार्ट डिस्कस किया है कि मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज है 8051 का वो 8 बिट है, 8 बिट से ज़्यादा नहीं है। तो जब वो उसको प्रोसेस करता है तो वो इस जीरो को डिस्कार्ड कर देता है, बट दिस जीरो इज जस्ट फॉर एन इंडिकेशन कि इसके अगला जो नंबर है वो हेक्स का करेक्टर है ना कि एक जर्नल स्ट्रिंग का करेक्टर है, तो वो उसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए। अदरवाइज अगर आप ये करेंगे मीन 099H करेंगे तो कंपाइलर जो है वो एक एरर जनरेट कर देगा कि आप 12 बिट की वैल्यू लोड कर रहे हैं इन एन 8 बिट रजिस्टर, क्योंकि जो R5 है जो आपकी डेस्टिनेशन है वो 8 बिट रजिस्टर है। So you cannot move a value of 12 bit in an 8 bit. This will generate an error. But specifically जब आप hex value में करेक्टर तक आ जाते हैं मीन A B C D E F, तो वो करेक्टर स्ट्रिंग में और हेक्स नंबर में डिफरेंशिएट करने के लिए we add an initial 0 to it. So that's an additional thing. उसके बाद वो बता रहा है कि बैक एंड पे हो क्या रहा होता है कि जब आप रजिस्टर ए में 5 मूव करते हैं तो रजिस्टर ए में बेसिकली डेसिमल नंबर 5 स्टोर हो गया है, बट इन रियल प्रोसेसर एंड में रजिस्टर ए में वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंट हो रही होती है। अंडरस्टूड। सिमिलरली वो इलीगल इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है कि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे
कि 7F2, so this will be an illegal instruction. Why? Because अब ये 8 बिट से बढ़ गई है, बल्कि ये 12 बिट हो गई है, क्योंकि हेक्स में हर नंबर जो है 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। तो 4 बिट 7 की, 4 बिट F की और 4 बिट 2 की, तो दिस इज 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 8 बिट, तो ये एक इलीगल इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएगा। तो दिस विल जनरेट एन एरर इन योर, आपका प्रोग्रामिंग एरर जनरेट कर देगा। सेम आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको डिस्कस कर रहा है, ऐड। तो ऐड में क्या है, आपका ऐड का भी उसी तरह का साइंटिक्स है। 2 ऑपरेंड्स हैं, एक आपका सोर्स रजिस्टर है और एक आपका डेस्टिनेशन है। ऑलवेज हमने डिस्कस किया कि जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो रजिस्टर ए के अंदर ही होंगे। This means register A will store the resultant. So in other words, एडिशन के बाद अगर आपने रजिस्टर ए में कोई इनिशियल वैल्यू मूव की है तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब उसकी जो एग्जाम्पल है वो नीचे उन्होंने दी हुई है। उन्होंने कहा जी आपने 2 वैल्यूज को ऐड करना है। अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम की बात करें, कोई ये कहता है जी राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू ऐड 2 वैल्यूज 25H एंड 34H। आपने इन 2 वैल्यूज को ऐड करना है। तो जनरली जो असेंबली इंस्ट्रक्शन का साइंटेक्स है ऐड का, a इज इक्वल टू a प्लस एनी वैल्यू या एनी रजिस्टर। यहाँ पर R2 है तो मैं R2 को यूज करूंगा। तो इट्स मीन्स जब एडिशन की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगी तो इसमें 2 रजिस्टर यूटिलाइज होंगे, एक R2 और एक रजिस्टर A, और उसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो रजिस्टर A में ही होगा। तो अगर हमें यूजर कह रहा है कि जी ऐड 2 नंबर्स 25H एंड 34H एंड ऐड देम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो वैल्यूज मूव करेंगे इन डिजायर्ड रजिस्टर्स में। क्योंकि अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपका एक वेरिएबल A है और ये आपका वेरिएबल R2 है, तो 2 वेरिएबल को आपने वैल्यू असाइन करनी है। तो सबसे पहले हम अपने पहले वेरिएबल या अदर वर्ड रजिस्टर A को वैल्यू असाइन कर देते हैं। मूव A hashtag 25H, hashtag specifies कि this is a constant value and H specifies कि ये एक हेक्सल वैल्यू है। सिमिलरली हमने अब दूसरे वेरिएबल में वैल्यू मूव करानी है, तो मूव R2 कामा 34H, उसके बाद वेरी सिंपल ऐड। तो ऐड विल इंप्लीमेंट दिस फार्मूला A, बिकॉज A आपका सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है R2। तब वो क्या करेगा, R1 R2 और 1 में जो वैल्यूज इनको ऐड कर देगा और रिजल्ट को A में स्टोर कर देगा। अंडरस्टूड। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि वेन एवर यू विल कॉल एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तो एट स्टार्ट आपने रजिस्टर A में 25 मूव किया था, लेकिन आफ्टर दिस अरिथमेटिक ऑपरेशन अब आपकी जो A की वैल्यू है वो अपडेट हो गई है, और इसमें अब अगर आप A को कॉल करेंगे तो उसमें अब 59H पड़ा होगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर आपको A की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू लेटर ऑन किसी और स्टेजेस में रिक्वायर होगी, तो आपको इस A की वैल्यू की एक और कॉपी बनानी पड़ेगी किसी और रजिस्टर में, R0, R1, R3, R4, R5, R6 या R7 किसी भी एक रजिस्टर में कॉपी बनानी पड़ेगी। ये तो एक तरीका है वाया रजिस्टर एडिशन। सेकंड उसका प्रोसेस क्या है कि आप उसको डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू भी उसमें ऐड करवा सकते हो। अंडरस्टूड। तो इन दैट केस इट्स मीन जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर के कंटेंट्स को भी ऐड कर सकती है और डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू भी। इट्स मीन ऐड की इंस्ट्रक्शन ऐसे भी काम कर सकती है, A इज इक्वल टू A प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर आप सेकंड इंस्ट्रक्शन को देखें ऐड की, तो एट स्टार्ट हमने रजिस्टर A में क्या मूव किया, 25H। दिस हैशटैग स्पेसिफाइज, क्या स्पेसिफाई करता है कि इसके बाद कोई वैल्यू है, एंड दिस H स्पेसिफाइज कि ये जो वैल्यू है ये एक हेक्स नंबर है। उसके बाद सिंपल ऐड
ए कामा हैश टैग 34H। अब हमने इस तरीके से ये नहीं किया कि 34H को पहले R2 में मूव किया फिर R2 को A में ऐड किया, बल्कि हमने इस इंस्ट्रक्शन को स्किप किया और हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, 34H को A के साथ ऐड कर दिया। इट्स मीन्स आपका जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो दो तरीकों से ऑपरेट कर सकती है, A is equal to A plus constant and A is equal to A plus some register. Understood? So that's how your add instruction can work. यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो, मूव और ऐड की इंस्ट्रक्शन में किसी को कोई सवाल हो तो वो हैंड रेस कर सकता है, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं रिगार्डिंग प्रोग्राम काउंटर। तो मूव इंस्ट्रक्शन में आपकी एक डेस्टिनेशन होगी और एक आपका सोर्स होगा। अब जो सोर्स है ये आपकी तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरह का सोर्स हो सकता है। एक कि डायरेक्ट आप कोई कांस्टेंट वैल्यू उसको दे दें, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी आप उसको कोई कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो यू हैव टू यूज डायरेक्टिव हैशटैग। अंडरस्टूड? ये स्पेसिफाई करेगा कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू एक हेक्स नंबर भी हो सकता है और एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है। सिमिलरली सोर्स आपका कोई रजिस्टर भी हो सकता है कि जिसमें आपने पहले से कोई कांस्टेंट वैल्यू मूव करवाई हो और फिर आप उस रजिस्टर को यूज कर रहे हो किसी और रजिस्टर के अंदर वैल्यू मूव करवाने के लिए। तीसरा आपका सोर्स कोई मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है। रैम का कोई भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है। उसके लिए आपको ये डायरेक्टिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये हैशटैग का डायरेक्टिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेमोरी एड्रेस की बात करोगे तो आपको ये डायरेक्टिव इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप सीधा उसको वो कांस्टेंट वैल्यू दे दोगे बिटवीन 0 to 128 और वो वहां से आपको वो वैल्यू उठा के दे देगा। अब डेस्टिनेशन जो है वो आपका दो तरीकों से हो सकता है, लेकिन जनरली फिलहाल क्योंकि हम रजिस्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो आप रजिस्टर्स को ही रखें कि डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी अ रजिस्टर। तो इट मीन्स कि अब हम मूव की इंस्ट्रक्शन को तीन तरीकों से लिख सकते हैं। पहले हम कांस्टेंट वैल्यू से लिखते हैं मूव। फिलहाल मैं डेस्टिनेशन को लेट सपोज R0 ले रहा हूं, R0 कामा हैशटैग। अब हैशटैग स्पेसिफाई कर रहा है कि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 25। अंडरस्टूड? सिमिलरली इसको ऐसे भी किया जा सकता है मूव R0 कामा हैशटैग 25H। अब वन थिंग टू रिमेंबर कि इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज अ डेसिमल 25 एंड दिस इज अ हेक्सल 25। अंडरस्टूड? ये हेक्सल 25 है और ये डेसिमल 25 है। क्योंकि इसके आगे H लगा हुआ है तो जब ये R0 में स्टोर होगा तो ये बेसिकली जब इसकी बाइनरी में कन्वर्ट होगा इन बाइनरी, तो अगर आप 25 हेक्स का डेसिमल बनाएं, बेस 16 है ना, हेक्स है, तो जब आप इसका डेसिमल बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 37। तो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद R0 में 25 पड़ा होगा। अब ये 25 डेसिमल का ही 25 है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो बाइनरी उसके अंदर पड़ी होगी R0 के अंदर वो 37 की बाइनरी होगी। Understood? So that is the difference between a constant decimal value and a hex value. Am I clear with the move instruction? Yes, sir. Okay. अब constant value के बाद जो next हो सकता है move, वो हो सकता है जी move R0 कामा R1। क्या अब आपका जो सोर्स है वो एक रजिस्टर है कि आप इसको अगर सीडो कोड इसका बनाया तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो बेसिकली ये चीज हो रही होगी, R0 इज एक्चुअली इक्वल टू R1। अब R1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, लेट सपोज पहले से प्रोग्राम के किसी शुरू में R1 के अंदर 99 पड़ा हुआ था,
तो अब ये जो 99 है जो R1 में था अब वो R0 में मूव हो गया। एंड सेम वी कैन हैव अ मेमोरी, इसको इंशाल्लाह जब हम मेमोरी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस इंस्ट्रक्शन के सेट को देख लेंगे। तो ये है मूव इंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू। सर जी इन केस हमने R1 में कोई वैल्यू असाइन नहीं की होती तो क्या गार्बेज वैल्यू होती है फिर कोई एरर देता है? गार्बेज, फिर गार्बेज होगी, फिर बाय डिफॉल्ट जो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वही R0 में मूव हो जाएगी। अंडरस्टूड जी, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। जिस बच्चे ने रेपिटेशन का कहा था रिव्यू का, उसको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज योर ऐड इंस्ट्रक्शन। तो ऐड इंस्ट्रक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी ए। ऑपरेंड में जो पहला वेरिएबल होगा या पहला जो रजिस्टर होगा वो ए ही होगा। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोर्स जो है आपका वो दो चीजें हो सकती हैं जो कि हमने प्रीवियसली चेक किया। सोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और सोर्स आपका कोई रजिस्टर भी हो सकता है। Understood? That's how your add instruction will work. तो उसके लिए वो एग्जांपल हमने चेक कर ली थी। वो एग्जांपल यहाँ पर है कि आपने क्या किया जी, उसने हमें कहा कि जी आपने 25H और 34H को ऐड करना है। तो हमने पहले रजिस्टर एडिशन की कि ऐड डेस्टिनेशन ऑलवेज ए होगा, लेकिन दूसरा जो ऑपरेंड है, जो सेकंड ऑपरेंड है वो R2 है। और यहाँ पर जो बॉटम है, बॉटम लाइन में डेस्टिनेशन ऑलवेज ए है, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 34 है। क्लियर है जी? मूव एंड ऐड, किसी को कोई सवाल है मूव एंड ऐड में या नहीं? क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सर जी जी सर अगर ए में हमने कोई और भी चीज ऐड करनी है और उसको अलग अलग रखना हो तो सर फिर क्या करेंगे? बेटा, वो मैंने आपको पहले बताया कि आपको उस वैल्यू की कॉपी रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। अंडरस्टूड? आपको उसकी कॉपी रखनी पड़ेगी, फिर आपको लेटर ऑन उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर। क्लियर है जी? तो ये सेशन भी एंड होने लगा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ ताकि हम नेक्स्ट इसको आगे ले जाएं।